जब मैं जेल से रिहा हुआ तो गेट पर एक दर्जन से ज्यादा आलीशान कारें खड़ी थी। मेरे सैकड़ों साथी मुझे घर वापसी पर स्वागत करने के लिए घुटनों के बल बैठे थे। आज ही और बाकी लोगों ने सबसे आगे खड़ी मर्सिडीज बेंज एस क्लास का दरवाजा खोला और मुझसे वापस आकर जिम्मेदारी संभालने की गुहार लगाई। मैं मुड़ा और चला गया। बस इतना कहकर अब से ड्रैगन नदी पार करना मुझसे नहीं होगा। 15 साल पहले मैंने अकेले ही नदी किनारे लड़ाई लड़ी थी। हजारों लोगों का खून नदी के आधे हिस्से को रंग रहा था। दुनिया मुझे ड्रैगन नदी पार करने वाला कहकर पूछती थी। मेरी प्रेमिका जो उस समय गर्भवती थी, जब मुझसे जेल में मिलने आई तब मुझे पता चला कि मैं पिता बनने वाला हूं। मेरे आपराधिक रिकॉर्ड के कारण कोई भी कंपनी मुझे नौकरी पर नहीं रखना चाहती थी। मैं अपनी बेटी से दोबारा मिलने के लिए बेताब था, जिसे मैंने 15 साल से नहीं देखा था। मेरी पत्नी ने शिकायत की कि स्कूल के कैंटीन का मालिक बहुत बुरा है। अक्सर बच्चों को सड़ा हुआ मांस खिलाता था और कई शिकायतों को नजरअंदाज किया गया था। इसलिए मैंने स्कूल के गेट पर डिब्बा बंद लंच बेचने का स्टॉल लगाने का फैसला किया। क्योंकि लंच सस्ते और स्वादिष्ट थे, इसलिए कई छात्रों ने मुझसे लंच खरीदे। हालांकि मेरी बेटी अनान उतनी आज्ञाकारी नहीं थी जितने मैंने सोचा था। इतनी कम उम्र में ही वो कुछ बदमाश लड़कियों के साथ घूमने लगी। मुझे देखते ही वे जोर से हंसने लगी। क्या ये तुम्हारा पिताजी नहीं है जो जेल गया था? चाचा ने सुना था कि तुमने उस समय कबाड़ चुराया था और फिर बिजली का तार काट दिया था और 15 साल तक तुम्हें धोखा दिया था। तुम इतने बदनसीब कैसे हो सकते हो? अनान को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वह मेरे पास आई। क्या आप मुझे शर्मिंदा करना बंद कर सकते हैं? आपने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी है। मैंने बहस नहीं की, बस उसे लंच बॉक्स पकड़ा दिया। तुम्हारी मां ने कहा था कि तुमने कैंटीन के खाने की शिकायत की थी। ये सब तुम्हारे पसंदीदा खाना है, यहां से चले जाओ। अनान ने गुस्से में लंच बॉक्स मेरी तरफ फेंक दिया। वो गुस्से से कांप रही थी। मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम इस घटिया जुर्म के लिए जेल गए थे। मुझे एक अनाथ बच्चा बना दिया था जिसे तंग किया जाता था। अब जाकर मेरे कुछ दोस्त बने हैं और तुम फिर भी मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो। लड़कियों में से एक हंसी और बोली, अंकल, क्या आपने अपील करने के बारे में नहीं सोचा? मेरे भाई ने किसी का पैर तोड़ दिया। जज सिर्फ 3 साल की सजा देते हैं, लेकिन एक मामूली आदमी को 15 साल की सजा दिया। ये तो बहुत मजेदार है। वो फिर से जोर से हंस पड़ी। मेरा असली गुनाह तो यह है कि मेरी पत्नी ने बच्चों को कभी नहीं बताया। मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि वह मेरी बेटी है, वरना अनगिनत दुश्मन पैदा हो जाएंगे। मैंने अपने चेहरे से खाने के टुकड़े पहुंचे। जेल जाना कोई गौरव की बात नहीं है। तुम सबको खूब पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने एक और लंच बॉक्स निकाला और अनान को दे दिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कायर बाप का होना सबसे शर्मनाक बात है। तभी कैफेरिया का मालिक कुछ लोगों को लेकर धमकी भरे लहजे में मेरी तरफ बढ़ा और उसने एक लंच बॉक्स उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। मेरी कैंटीन का धंधा चुराने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मैंने तुम्हें बताया नहीं था। अगर तुमने यहां दोबारा लंच बॉक्स बेचने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं लंच बॉक्स उठाने के लिए नीचे झुक गया। माफ कीजिए, मैं अभी लाता हूं। कैंटीन के मालिक ने मुझे लात मारी। मैंने तुम्हें 2 बार नहीं बताया। अनान ने मुट्ठी कसते हुए मुझे घूरा। मैं जानता था कि वो उम्मीद कर रहा था कि मैं पलटवार करूं, लेकिन मैं अब और लड़ नहीं सकता था। मैंने ईमानदारी से कैंटीन के मालिक से कहा, शिवांग, हम सभी 15 युवान के सेट मील बेचते हैं जो आपके दाम से कम नहीं है। यह आपका धंधा कैसे चुराना हो सकता है? बच्चों को बस कुछ अच्छा खाना चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी कैंटीन का खाना खराब है? मैं देखूंगा कि आपका खाना कैसा है। इस समूह का लीडर एक हट्टा कट्टा आदमी था। कैफेटेरिया मालिक की बातें सुनकर उसने मेरा स्टॉल पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। खाने से भरी कई बड़ी प्लेटें जमीन पर बिखर गई और सारा खाना मुझ पर गिर पड़ा। श्रीवांग नीचे झुके और मेरे बाल पकड़ लिए। दर्जनों माता पिता मुझे देख रहे थे और मेरी शिकायत कर रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। अब तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि अंडरवर्ल्ड में मैं कितने लोगों को जानता हूं? श्रीमान वांग, अगर आपको मेरा स्टॉल पसंद नहीं है तो मैं दूर ही रहूंगा। ठीक है। मेरी इस बात से अनान गुस्सा हो गया।
तुम डरपोक, तुम कितने कायर हो। चिल्लाते ही लाल बालों वाली बहन ने झट से उसका मुंह ढक दिया और सच में कैफेरिया मालिक ने अनान को घूर कर देखा। जाना चाहते हो? इतनी आसानी से नहीं। पहले मुआवजे की बात करते हैं। मैंने सुना है कि तुम रोज 300 पैकेट बेचते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी वजह से मुझे रोज 300 ग्राहक खोने पड़ रहे हैं। मेरी कीमत 15 युवान प्रति भोजन है, यानी रोज 4,500 युवान। तुम यहां 10 दिन से हो, कुल मिलाकर 45,000 युवान। अभी भुगतान करो। अनान दंग रह गया। श्रीमान वांग, क्या ये दादागिरी नहीं है? कैफे के मालिक ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उस हट्टे कट्टे आदमी की ओर मुड़कर कहा, उसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, अब वो मुझे मुआवजा भी नहीं देगा। आप क्या सुझाव देते हैं कि मैं क्या करूं? हट्टे कट्टे आदमी ने नीचे बैठकर जमीन से कटा हुआ सुअर का मांस और हरी मिर्च उठाई। हरी मिर्च से ज्यादा सुअर का मांस था। क्या तुम्हें इस तरह का धंधा करने के लिए सजा का डर नहीं है? उसने कहा और फिर मुझे पीटने लगा। मेरे आसपास के छात्र भी मुझे पिटते हुए देखकर नाराज थे। वे खुद घटिया खाना बेच रहे थे और दूसरों को ईमानदारी से खाना नहीं बेचने दे रहे थे। लेकिन यह दुकानदार सचमुच कायर है। अगर किसी और ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं अब तक पलटवार कर चुकी होती। मैंने उठने की कोशिश की, अपने चेहरे से मिर्च का रस पोंछा और आंखें खोली। सबसे पहले मैंने अनान का निराश चेहरा देखा। अब जब कोई तुम्हें पीट रहा है तो तुम पलटवार नहीं करोगी। क्या बात है? छोटी बच्ची, तुम्हें क्या लेना देना? अगर तुमने एक और शब्द कहा तो यकीन मानो, मैं किसी को भेजकर तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। नहीं श्रीमान वांग। मैंने झट से दुकानदार का हाथ पकड़ लिया। श्रीवांग, मैं अब जा रहा हूं। क्या आप मुझे मुआवजा देना चाहते हैं? मैं पूरी रकम नहीं दे सकता। आप मुझे अपना लाभ बता दीजिए, मैं आपको उसका मुआवजा दे दूंगा। कैफेरिया मालिक का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। वो मेरे कान के पास झुककर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपना लाभ बताऊंगा? क्या मैं इस तरह से व्यापार कर भी पाऊंगा? इतना कहने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं हुई। कैफे एरिया मालिक ने हाथ उठाकर मेरे चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। मुझे दोबारा थप्पड़ पड़ते देख वह चिल्लाई, कब तक तुम इस तरह खुद को शर्मिंदा करते रहोगे? कैफे मालिक अनान से तंग आ चुका था। उसने अधीरता से उसकी ओर इशारा करते हुए अपने बगल में खड़े हट्टे-कट्टे आदमी से कहा, जाओ और उस बदतमीज छोटी लड़की को यहां घसीट कर लाओ। हट्टे-कट्टे आदमी ने मुड़कर अनान की ओर कदम बढ़ाया। लाल बालों वाली लड़की डर के मारे झट से पीछे हट गई और कहने लगी कि अनान से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं घबरा गया और अनान को बचाने की कोशिश की, लेकिन कैफे मालिक ने मेरी कमीज पकड़ ली। मैंने सिर्फ कमीज पहनी हुई थी और उसके खींचने से वो टुकड़े टुकड़े हो गई। मेरा टैटू तुरंत सबके सामने आ गया। क्षतिगर्भ बोधिसत्व हट्टे-कट्टे आदमी की आंखें चौड़ी हो गई। क्या यह नदी पार करते ड्रैगन का टैटू नहीं है? कैफे मालिक हिचकिचाया, फिर आत्मविश्वास से हाथ बढ़ाकर मेरे शरीर पर बने टैटू को रगड़ा। क्या ये कोई अस्थाई टैटू है? उसने उसे जोर से रगड़ा, लेकिन उसे हटाना नामुमकिन था। तुम तो बस सड़क किनारे डिब्बा बंद खाना बेचने वाले एक मामूली विक्रेता हो और खुद को नदी पार करने वाला ड्रैगन कहने की हिम्मत कैसे करते हो? उस हटे-कट्टे आदमी ने दुकानदार से चिंता से पूछा, क्या सच में वो नदी पार करने वाला ड्रैगन है? मैंने सुना है कि वो हाल ही में जेल से छूटा है। कैफे मालिक ने आंखें घुमाई। युंडा ग्रुप की चेयरमैनशिप हमेशा से खाली रही है। क्या तुम्हें लगता है कि वो यहां डिब्बा बंद खाना बेचने के लिए अपनी चेयरमैनशिप छोड़ देगा? फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। तुम सच में बहुत साहसी हो। पुराने जमाने में गो जंगलों ने अकेले ही हजारों लोगों को मार गिराया था, जबकि तुम तो बस एक निकम्मे और लापरवाह आदमी हो। उन्होंने अपना फोन निकाला और मेरी तस्वीर खींची। तुम गए काम से। मैं तुम्हारी तस्वीर युवांडा ग्रुप में अपने दोस्तों को भेजूंगा। वे अभी आ रहे हैं। तुम सच में गए काम से। अनान को लगा कि टैटू बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसलिए उसने मुझे पहनने के लिए एक अपने दोस्त का कपड़ा दिया। फिर एकदम पीले चेहरे से मेरी तरफ देखते हुए, ये किस तरह का टैटू है? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि पहले घर चले जाओ। अचानक अनान चिल्लाया, तुम कबाड़ चोर हो। ये किस तरह का क्षितगर्भ बोधसत्व का टैटू है?
क्या तुम्हें पता है कि कितने लोगों ने ड्रैगन सबडंग डेमन स्लेइंग किंग का रूप धारण किया और युवांडा समूह द्वारा मार गिराए गए? भागो। मैं अनान को खाली निगाहों से देखता रहा। क्या उसे मेरी चिंता थी? भले ही वो मुझे एक निकम्मा पिता समझकर नीचा समझती हो, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ हो। मेरे लिए उसकी चिंता देखकर मेरा अपराध बोध और बढ़ गया। कैफेरिया के मालिक ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भागने की सोचना भी मत। मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, पर तुम्हें तो मरने की इच्छा है। अचानक उसका फोन बज उठा। उसने लापरवाही से फोन उठाया और जवाब दिया, अरे भाई, हाँ हाँ हाँ, ये आदमी तो बहुत ही लापरवाह है। मैंने इसकी पिटाई कर दी। क्या तुम आ रहे हो? तुमने क्या कहा? युवांडा के पूरे निदेशक मंडल आ रहे हैं। वो अचानक मुझे हैरानी से देखने लगा। सभी लोग हैरान रह गए। उस हट्टे कट्टे आदमी ने अविश्वास से पूछा, भाई क्या तुम उसे जानते हो? मैं भला उस स्तर के किसी व्यक्ति को कैसे जान सकता हूं? लेकिन उन्होंने अब भी फोन किया था और कहा था कि वे जल्द ही आ रहे हैं। उस हट्टे कट्टे आदमी ने गहरी सांस ली। वफादारी का क्या ही प्रदर्शन है। सिर्फ अपने बॉस का रूप धारण करने से ही यह सब इसमें फंस गए। कैफेरिया मालिक ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे लगता है ये सब उस बड़े आदमी के दबदबे की वजह से है। ये किसी भी मामूली आदमी को बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसे उकसाए। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मौत का क्या मतलब होता है। अनान पहले से ही टूट चुकी थी। कैफेटेरिया मालिक की पहले वाली धमकी को नजरअंदाज करते हुए वो मेरी तरफ दौड़ी और मुझे जोर से धक्का दिया। चले जाओ। तुमने मेरी मां को 15 साल तक इंतजार करवाया है। क्या तुम चाहते हो कि वो विधवा हो जाए? टूटे हुए अनान को देखकर मुझे अपराध बोध हुआ। ये सब मेरी गलती थी। कमीने, उन्होंने उस मां और बेटी को 15 साल तक सताया है। कृपया किसी को मत बुलाओ। वो तो बस एक कबाड़ चोर था। उसे क्रॉसिंग रिवर ड्रैगन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 15 साल पहले वो भोला था। जब वे जेल गए तब तक उसने उस बड़े आदमी की कहानी भी नहीं सुनी थी। वो जानबूझकर नकल नहीं कर रहा था। ये महज एक संयोग था। कैफेरिया का मालिक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। हाँ, मैं हंसी से लोटपोट हो रहा हूं। कबाड़ चोरी के लिए जेल, इससे ज्यादा अपमानजनक अपराध और क्या हो सकता है? अनान शर्मिंदा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींच लिया। बॉस वांग ने तुरंत अपने आदमियों को हमारा रास्ता रोकने के लिए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि निकलना इतना आसान है? युवांडा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो कोई भी क्षित गर्भ का नाम लेने की हिम्मत करेगा वो खुलेआम उनका विरोध कर रहा होगा। अनान रो पड़ा। मुझे परवाह नहीं कि उसके साथ अन्याय हुआ था या नहीं। अगर आज तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो अगले जन्म में दूसरों के कारोबार में दखल मत देना। अनान असमंजस में था। उसने घबराकर अपनी बहनों की ओर देखा। क्या तुम मदद नहीं करोगी? समूह में कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लाल बालों वाली लड़की बोली, क्या हम पक्के दोस्त हैं? अनान दंग रह गई। हमने दोस्ती की कसम खाई है। अगर तुम सच में अच्छी बहन हो तो अपने दोस्तों को इसमें मत घसीटो। तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और फिर भी हमें अपने साथ घसीटना चाहती हो। तुम हमारी बहन कहलाने लायक नहीं हो। उसके बोलते ही सारी लड़कियां झुक गई। हाँ, क्या तुम हमें मरवाना चाहती हो? तुम्हें अभी भी ये कहने की हिम्मत है कि हमने दोस्ती की कसम खाई है? मजाक में ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ कौन मरेगा? मैं युवांडा समूह को नाराज नहीं कर सकती। मैंने तुमसे युवांडा के खिलाफ जाने के लिए नहीं कहा। मैं बस तुमसे विनती कर रही हूं कि हमें यहां से निकलने में मदद करो। ठीक है। उसके दोस्त चुप रहे। मुझे पता था कि इस समय अनान की दुनिया शायद बिखर चुकी थी। मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं उससे 15 साल पहले मिला था। मुझे पता था कि अनान ने सालों तक बहुत जुल्म सहा होगा। वो अब और जुल्म सहना नहीं चाहता था। इसलिए उसने इन लड़कियों के साथ मिलकर एक पक्की दोस्ती बना ली। हताशा में अनान ने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका नाजुक शरीर भला इन लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता है? छोटी लड़की, क्या तुम चुप नहीं रह सकती? कैफेरिया मालिक ने अधीरता से हाथ उठाया और अनान को जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ अनान के चेहरे पर लगने से पहले ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कैफेरिया मालिक दंग रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटवार करने की?
मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने बहुत दिनों से लड़ाई नहीं की है तो छोड़ दो। मैंने सिर हिलाया। मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझे कैसे मारते हो, लेकिन अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, जरा भी नहीं, लेकिन उसकी कलाई पर मेरी पकड़ की मजबूती ने उसके चेहरे का भाव एकदम बदल दिया। ये सुनकर कैफेरिया मालिक पहले तो हैरान रह गया, फिर मानो उसने दुनिया का सबसे हास्यास्पद मजाक सुना हो। वो घमंडी हंसी हंसने लगा। एक घटिया आदमी जो डिब्बा बंद लंच बेचता है मुझे धमकी देने की हिम्मत करता है। मुझे दिलचस्पी हो रही है और तुम मुझे इस छोटी लड़की को मारने नहीं दोगे, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें मारता हूं और देखता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। हालांकि उसकी कलाई मजबूती से पकड़ी हुई थी और वह हिल नहीं सकता था, फिर भी उसका दूसरा हाथ और दोनों पैर हिल सकते थे। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक कौधी और बिना किसी झिझक के उसने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से अन्नान के पेट में लात मारी। लेकिन मेरी गति उसकी दुर्भावना से कहीं अधिक तेज थी। जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, समय मानो थम सा गया। मुझे बस उसके गंदे जूते का तलवा और उसका भयभीत चेहरा दिखाई दे रहा था। लगभग सहज ही मेरे दूसरे पैर ने उसके घुटने यानी सहारा देने वाले पैर पर जोरदार आवाज के साथ प्रहार किया। वो पल भर में अपना संतुलन खो बैठा और कीचड़ के ढेर की तरह जमीन पर गिरते हुए चीख उठा। कैफेटेरिया का मालिक इतने सारे लोगों के सामने अपनी बेइज्जती और अपमान से लाल हुए चेहरे के साथ किसी तरह उठ खड़ा हुआ। तुमने हद पार कर दी है। मैं तुम्हें अभी अपाहिज कर दूंगा। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और फिर देखूंगा कि तुम कितने घमंडी हो। फिर मैं तुम्हें युवांडा समूह के हवाले कर दूंगा। उसके बोलने से पहले ही भाई ब्याओ नाम का हट्टा कट्टा आदमी अपने गुंडों के साथ भयंकर भावों के साथ मेरी ओर दौड़ पड़ा। संख्या में कम होने के बावजूद वे बेहद शांत थे। अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही थी। भागो, मेरी चिंता मत करो। भूखे भेड़ियों की तरह मेरी ओर दौड़ते हुए उन आदमियों को देखकर मैं अजीब तरह से शांत महसूस कर रहा था। बस एक हल्की सी आह भरी। यह एक शांतिपूर्ण जीवन न जी पाने की बेबसी के साथ साथ मेरे सामने खड़े इन लापरवाह लोगों के लिए दया भी उमड़ रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर अनान के सिर पर धीरे से हाथ फेरा और उसके बालों से धूल हटाई। क्या तुम कभी ड्रैगन की प्रशंसा नहीं करते थे? वो रुका। नम आंखों से मेरी ओर देखते हुए वो नहीं समझ पा रही थी कि मैं इस समय ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैंने उससे धीरे से कहा। मेरी आवाज में एक दृढ़ता थी जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। तो मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा। वो हट्टा कट्टा आदमी पहले ही मेरे सामने आ गया था। खाना पकाने के बर्तन जितना बड़ा उसका मुक्का हवा में सीटी बजाता हुआ मेरे चेहरे पर लगा। आसपास के छात्र आश्चर्य से हाफने लगे। मैं नहीं बचा, पलक भी नहीं झपकाई। जैसे ही हवा मेरे चेहरे की ओर दौड़ी, मैंने बिजली की गति से उसकी कलाई पकड़ ली। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो। उसका चेहरा लाल हो गया। उसका विशाल मुक्का मानो जम गया था। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उस हट्टे-कट्टे आदमी की आंखें सदमे और दर्द से भरी हुई थी। उसे ऐसा लगा जैसे मेरी वजह से उसकी कलाई की हड्डियां चूर-चूर हो जाएंगी। बाकी लोग अपने लीडर को एक ही झटके में हारते देख एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर अपनी संख्या का फायदा उठाते हुए मुझ पर हमला करने की कोशिश करने लगे। मैंने बस ठंडी सी सांस छोड़ी। फिर अचानक पूरी ताकत लगाकर 180 पाउंड के उस आदमी को जमीन से ऊपर उठा लिया और सबसे आगे बढ़ रहे समूह की तरफ पटक दिया। ऐसा लगा जैसे किसी बॉलिंग बॉल को मारा हो। कई लोग एक के बाद एक गिर पड़े। हड्डियों के टकराने की आवाज दर्द भरी चीखों के साथ मिल गई। कैफे मालिक पहले तो हैरान रह गया, फिर घबरा गया। तुम सब यहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो, इतने सारे लोग हैं। क्या तुम एक लंच बॉक्स बेचने वाले को नहीं हरा सकते? अनान को मौका मिला और उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया भागने की कोशिश करते हुए, लेकिन मैं वहां पहाड़ की तरह अडिग खड़ा रहा। अनान रोने ही वाला था। भागो, अगर युवांडा के लोग सच में आ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर हम आज चले गए तो वे और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी करने के लिए वापस आएंगे। वे तुम्हारे और तुम्हारी मां के पीछे भी पड़ सकते हैं। बेहतर है कि सारी समस्याओं को एक ही बार में सुलझा लिया जाए। मेरी आवाज डरावनी रूप से शांत थी।
नदी पार करने वाले एक शक्तिशाली व्यक्ति का यही तर्क था, समस्या को जड़ से खत्म कर देना। अनान ने घबराकर कहा, लेकिन वे युवांडा ग्रुप से हैं, बड़ी बड़ी बातें मत करो, पहले अपना ख्याल रखो। मैंने धीरे से कहा, मानो कोई सीधी साधी बात कह रहा हो। मैं उसकी नकल नहीं कर रहा था। वो पूरी तरह से हैरान था, अविश्वास और उलझन भरी निगाहों से मुझे देख रही थी, मानो मेरे शब्दों में छिपी अपार जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा हो। जिस पल मैंने अपनी चाल चली, उसी पल मुझे पता चल गया था, आज मैं इसे और छिपा नहीं सकता। जिस साधारण जीवन की मैं कामना करता था, वो अंततः सिर्फ एक सपना बनकर रह गया। तभी मैंने आह भरी। मेरा दिल कड़वाहट और अपराध बोध से भर गया था। मुझे माफ कर दो, मैंने अनान के आंसुओं से भीगे चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा। उसे इस तरह बेतहाशा रोते देख मेरा दिल मानो किसी अदृश्य हाथ से जकड़ा हुआ था। एक चीर देने वाला दर्द। काफिला रुका, दरवाजे एक साथ खुले। काले सूट पहने लगभग 100 आदमी एक गंभीर और प्रभावशाली आभा बिखेरते हुए बाहर निकले। उनके कदम एक समान थे, चेहरे गंभीर थे और वे सीधे मेरी ओर बढ़े। कैफे एरिया का मालिक एक पालतू कुत्ते की तरह उनके पास दौड़ा, इशारे करते हुए और मालिकों की चापलूसी करते हुए। यही वो आदमी है जिसमें हिम्मत नहीं है। इसने बड़े आदमी होने का नाटक करने की हिम्मत की। मैंने कहा, यह अब तक का सबसे बड़ा अपमान है, इसलिए मैं युवांडा ग्रुप की ओर से इसे सबक सिखाना चाहता था। कौन जानता था कि यह आदमी न केवल पश्चाताप नहीं करेगा, बल्कि युवांडा ग्रुप का अपमान भी करेगा, मेरे आदमियों को घायल करेगा और भागने की कोशिश करेगा। वहां मौजूद सभी लोग इस शक्तिशाली आभा से दंग रह गए और आपस में चर्चा करते हुए अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए। सचमुच युवांडा ग्रुप के किसी व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे हैं। इस स्टॉल मालिक का तो बुरा हाल होने वाला है। ये बड़े बड़े लोग जो आमतौर पर सिर्फ वित्तीय खबरों में नजर आते हैं, आज यहां एक नकली कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हो गए हैं। ये अविश्वसनीय है। लीडर को देखो। ये सोचना ही हैरानी की बात है कि आज ये सभी बड़े बड़े गैंगस्टर यहां जमा हुए हैं, और वह भी सिर्फ एक धोखेबाज के लिए। यहां जिस तरह का जबरदस्त असर और ताकत दिखाई दे रही है, वह सचमुच चौंका देने वाली है। ये बिल्कुल अकल्पनीय है। जरा उधर देखो। जो आदमी इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है, वो युवांडा ग्रुप का एग्जीक्यूटिव एनफोर्सर है। एक ऐसा आदमी जिसकी दौलत अरबों में है। मौत को दावत देना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह घूरने की? क्या तुम्हें लगता है कि ये भीड़ गली मोहल्ले के उन छोटे मोटे गुंडों की है जो बस दिखावा करते हैं? यहां तो एक गलत नजर भी तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। यहां तक कि वे आवारा लड़कियां भी जो पहले आना के साथ घूमती थी, अब बड़े जोश के साथ अपने फोन निकालकर दूर से हमारी वीडियो बना रही है। उनके लिए इस नजारे को देखना किसी बड़े गर्व की बात से कम नहीं है। आना के उन मतलबी दोस्तों के उलट मेरे भाइयों की नजरें बाकी सभी को नजरअंदाज करती हुई सीधे मुझ पर आकर टिकी। उनकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थी। उनमें जबरदस्त उत्साह, किसी सपने जैसा अविश्वास और थोड़ी सी सम्मान भरी श्रद्धा का मिलाजुला भाव था। मैंने एक गहरी और भारी सांस छोड़ी। ये वही भाई थे जिनके हाथों में मैंने कभी अपनी जान और अपनी मौत दोनों सौंप दी थी। मैंने 15 साल जेल में बिताए और उन 15 लंबे सालों तक जो 5400 से भी ज्यादा दिन रातों तक फैले हुए थे, उन्होंने मेरा इंतजार किया। उनकी वफादारी कभी नहीं डगमगाई। उनका एकमात्र मकसद मेरे जेल से छूटने का इंतजार करना था, ताकि वे इस विशाल ग्रुप और इसके पूरे भविष्य को सीधे मेरे हाथों में सौंप सके। वे मेरी तरफ बढ़े, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, जबकि कैफेटेरिया का मालिक एक जोकर की तरह उछल कूद करता रहा। वह उनके सामने लगातार बड़बड़ाता रहा और बिना किसी शर्म के अपने कामों का श्रेय खुद लेता रहा। उसने दावा किया कि अभी कुछ ही देर पहले सिर्फ युवांडा संगठन की इज्जत बचाने के लिए उसने उस आदमी से अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ाई की थी। जरा देखो तो उसकी कितनी बुरी हालत हो गई है। उसने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए शेखी बघारी सिर से पैर तक खाने से सना हुआ। ये सब मेरी ही करामात है जो मैंने अभी उसे पीटा है। आना ने पूरी घबराहट के साथ देखा कि आदमियों का वो डरावना झुंड मेरी तरफ और करीब आता जा रहा था। डर के मारे उस छोटी लड़की ने एक बार फिर अपना दुबला पतला शरीर मेरे आगे कर दिया ताकि मुझे बचा सके। सज्जनों, कृपया मेरी बात सुनिए, उसने मिन्नत की। ये मेरे पिता हैं। इन्हें कई साल पहले जेल भेजा गया था।
ये सच है, और ये टैटू इन्होंने ये भी बहुत पहले बनवाया था। इन्होंने ये जानबूझकर किसी की नकल करने के लिए बिल्कुल नहीं बनवाया था। जब से ये जेल से बाहर आए हैं, मैं इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से इनसे नाराज रहा हूं। इसलिए मैंने हमेशा इनके पास जाने से मना किया है। इसीलिए आज पहली बार मैंने इनका टैटू देखा है। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इन्हें सख्त चेतावनी देता और इनसे इसे हटवा देता। जैसे जैसे आना बोलती गई, उसका डर बढ़ता गया। उसकी आवाज बेकाबू होकर कांपने लगी। फिर भी वो अपनी जगह पर डटी रही, अपनी बाहें ऐसे फैलाए हुए जैसे कोई मुर्गी अपने चूजे को बचाती है, और मुझे अपने पीछे पूरी ताकत से बचाती रही। उसके चेहरे से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे मोतियों की माला टूट गई हो। मेरी मां, उन्होंने सच में इनका इंतजार किया, बिल्कुल अकेले। इतने सालों तक इनका सच में युवांडा संगठन को भड़काने का कोई इरादा नहीं है, और इन्होंने कभी भी गैंगस्टर होने का नाटक करने के बारे में सोचा भी नहीं था। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज बस इन्हें जाने दीजिए। जैसे ही वह बोली, उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो घुटनों के बल नीचे गिरने लगी। मेरे दिल में इतना गहरा दर्द उठा कि सांस लेना भी एक तकलीफदेह संघर्ष बन गया। मैं तो यही चाहता कि वो हमेशा मुझसे नफरत करती रहे। मैं उसे मुझसे इतनी ठंडी और व्यंग भरी बातें करते हुए नहीं देख पा रही थी, और ना ही मैं उसे मेरी खातिर खुद को इतना पूरी तरह से नीचा दिखाते हुए देख पा रहा था। फिर उसी पल कैफेटेरिया का मालिक पास ही खड़ा था और अपने मजाक या तानों से आग में घी डाल रहा था। अरे ओ छोटे लड़की, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारे घुटने, तुम्हारे आंसू, उनकी कीमत ही कितनी है? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, युवांडा के हर डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव जिनका नेतृत्व एजे कर रहा था, कि चेहरों के हाव भाव अचानक पूरी तरह बदल गए। अचानक पूरी तरह से एक साथ वे सभी एक घुटने पर बैठ गए। एक ऐसा तालमेल भरा कदम जिसे इतनी सटीकता से अंजाम दिया गया था कि ऐसा लगा मानो वे आनंद से सम्मान का इतना गहरा भाव स्वीकार करने की हिम्मत ही ना कर पा रहे हो। उस पल पूरी दुनिया जैसे थम सी गई। वहां मौजूद हर कोई पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। हवा भी जैसे जम सी गई। अपने ऊंचे सिर झुकाकर उन्होंने एक सुर में जवाब दिया। उनकी आवाजें असीम श्रद्धा से भरी थी और भावनाओं के कारण थोड़ी काम भी रही थी। हमारी इतनी हिम्मत नहीं। घटनाओं के इस अचानक जमीन हिला देने वाले मोड़ ने आना को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उसका शरीर, जो कुछ ही पल पहले घुटने टेकने के लिए तैयार था, बीच में ही हवा में अटका रह गया। इस बीच कैफेरिया मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसके गालों से रंग तुरंत उड़ गया और वो बेहद डरावना और पीला दिखने लगा। साहब, जरूर आपसे कोई गलती हुई है। ये तो बस एक ऐसा आदमी है जो डिब्बे वाला खाना बेचता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एजे के दो गुंडे आगे बढ़े और उसे जमीन पर कसकर दबोच लिया। खून से लाल आंखों के साथ एजे दहाड़ आए। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन लॉर्ड और सबसे बड़ी उसकी बेटी का अपमान करने की? आज इस धरती पर तुम्हारा आखिरी दिन है। कैफेरिया मालिक इतना ज्यादा डर गया था कि उसकी पैंट ही गीली हो गई। ये तो बस एक छोटी सी गलतफहमी है, वो हकलाते हुए बोला। मैं आनंद के पास गया और धीरे से उसे उठने में मदद की। आना तो सीधा खड़ा हो गई, लेकिन जमीन पर बैठे बोर्ड के सदस्य अभी भी घुटनों के बल ही थे। मैंने अभी तक उन्हें उठने का इशारा नहीं दिया था, इसलिए उनमें से किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। आनंद ने मुश्किल से अपनी आवाज निकाली, और एक ऐसी आवाज में जो किसी सपने जैसी लग रही थी, उसने हैरानी से आंखें फाड़कर पूछा, तो क्या वह सच में नदी पार करने वाले ड्रैगन की बेटी है? मुझे माफ करना बेटी, मैंने जवाब दिया। पिताजी ने ये बात तुमसे बहुत लंबे समय तक छिपा कर रखी। उसने अपनी आंखें और बड़ी की, वे आंखें जो हूबहू उसकी मां जैसी थी, और मुझसे पूछा, तो क्या ये सच है? 15 साल पहले वाली वह कहानी जिसमें तुमने अकेले सिर्फ एक तलवार के दम पर 1000 आदमियों का सामना किया था और आधी नदी को खून से लाल कर दिया था। आखिर एक अकेला आदमी 1000 लोगों का सामना कैसे कर सकता है? यह सच है। बस जरा इंतजार करो जब तक मैं इस आदमी से निपट ना लूं। उसके बाद मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। मैंने कैफेटेरिया के बॉस पर तिरछी नजर डाली, जो इस समय एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरे भाई तुरंत मेरा इरादा समझ गए और उसे घसीटकर मेरे पास ले आए, जहां तक उस विशालकाय और क्रूर आदमी भाई ब्याह की बात थी।
वह तो बहुत पहले ही डर के मारे गूंगा हो चुका था। कुछ ही पल पहले वह एक बहुत ही खतरनाक इंसान लग रहा था, लेकिन अब उसके पैर कमजोर पड़ गए थे और वो हवा में कांपते हुए पत्ते की तरह बेकाबू होकर थरथरा रहा था और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से खिसकने की जी जान से कोशिश कर रहा था। लेकिन वह बस इतना ज्यादा डरा हुआ था कि कुछ कर ही नहीं पा रहा था। शायद उसने अतीत में अनगिनत बुरे काम किए थे, शायद वह भी कई लड़ाइयों में शामिल रहा था। फिर भी कुछ चीजें, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तलवारों की किसी भी लड़ाई या खून खराबे से कहीं ज्यादा डरावने होते हैं जितना उसने कभी देखा या अनुभव किया हो। जिस पल उसे मेरी असली पहचान पता चली, उसी पल उसका मनोबल पूरी तरह से टूट गया था। जब कोई इंसान इतने गहरे डर की गिरफ्त में आ जाता है तो उसका शरीर उसका कहना मानना छोड़ देता है। घुटनों का कांपना या लड़खड़ाना एक स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। उसने शुरू में आजाद होकर भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैर धीरे धीरे और कमजोर होते गए और आखिरकार वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। पूरी तरह से हताश होकर वह पागलों की तरह अपने ही पैरों पर मुक्के बरसाने लगा और उनसे मिन्नतें करने लगा कि वे उसे थामे रखें ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग सके। लेकिन ये सब बेकार गया। मेरे सामने खड़े होकर वह अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत भी खो चुका था। मेरे भाइयों ने उसे पहले ही बड़ी आसानी से दबोच लिया था और उसे सीधे मेरे सामने घसीट लाए थे। मेरी नजर भीड़ पर घूमी और आखिर में उस लाल बालों वाली लड़की शियावली पर आकर टिक गई। बाकियों को भी यहां ले आओ, मैंने हुक्म दिया। वो लाल बालों वाली लड़की जो कुछ ही पल पहले मुझ पर गालियां बरसा रही थी, जैसे ही हमारी नजरें मिली पूरी तरह से जम गई। उसके चेहरे पर जो गर्व भरी जीत का भाव था वो पल भर में ही डर में बदल गया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, आसपास की भीड़ दहशत में पीछे हट गई, ऐसे बिखर गई जैसे किसी महामारी से भाग रही हो। पल भर में वे पूरी तरह से अकेले पड़ गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके बीच में पड़े। सिर झुकाए और शरीर कांपते हुए उन्हें मेरे सामने घसीटा गया। जब उन्हें मेरे सामने लाकर रोका गया तो वो लाल बालों वाली लड़की खुद को और संभाल नहीं पाई। अंकल नहीं, मेरा मतलब आपका मजाक उड़ाना नहीं था। मैं तो बस आना के साथ मजाक कर रही, हम तो मुंह बोली बहनें हैं, है ना? प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा बोल दीजिए। आनान ने उसकी तरफ एक ठंडी, बिल्कुल ही अनजानी नजर से देखा। किसने कहा कि हम बहनें हैं? कुछ ही पल पहले मैं कुत्ते की तरह तुमसे भीख मांग रही थी कि बस एक बार मेरी मदद कर दो। फिर भी तुमने मुझे मजाक और ताने के अलावा कुछ नहीं दिया, और अब तुम मेरी बहन होने का दावा कर रही हो। मैंने तुम में से हर एक को ठीक वैसा ही देख लिया है जैसे तुम असल में हो। एजे मेरे पास आया और बहुत ही विनम्र भाव से खड़ा हो गया। भाई लॉन्गिन डीड, बेवकूफों से हम कैसे निपटे? मैंने कैफेटेरिया के मालिक की तरफ देखा। वो पूरी तरह से ढीला पड़ गया था, जैसे मिट्टी का कोई बोरा हो। डर के मारे वह बुरी तरह कांपने लगा। भाई लॉन्ग नहीं, चेयरमैन लॉन्ग। मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि आप कौन हैं। अगर मुझे पहले से पता होता तो चाहे आप मुझे 100 या 1000 गुना भी हिम्मत दे देते, मैं कभी भी आपके या आपके बेटी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और ऊपर से नीचे की ओर उस आदमी को देखा जो कुछ ही पल पहले इतनी अकड़ दिखा रहा था। वो आदमी और भी ज्यादा डर गया। उसकी पैंट का निचला हिस्सा जल्दी ही गीला हो गया और उसे एक बदबूदार तीखी गंध आने लगी। चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। मैं तुम्हारा धंधा छीनने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमारे डिब्बा बंद खाने की कीमतें भी बिल्कुल एक जैसी ही थी। अगर छात्र तुमसे खाना खरीदते तो वे आराम से कैफेटेरिया के अंदर बैठकर आराम से खा सकते थे, लेकिन अगर वे मुझसे खरीदते तो हवा या बारिश से बचने के लिए कोई छत तो दूर की बात, मेरे पास उन्हें बैठने के लिए एक भी मेज या कुर्सी नहीं थी। उन्हें स्कूल के गेट से काफी दूर बाहर तक चलकर जाना पड़ता था ताकि वे सड़क के किनारे उकड़ू बैठकर खाना खा सके। मुझे बताओ, इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि मैं घमंडी था। मैंने अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम किया। मुझे जो भी सजा मिले मैं उसका हकदार हूं। मैं गलत था। लॉर्ड ड्रैगन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। तुम्हें बस इस बात का एहसास हुआ है कि तुमने एक ऐसे इंसान से पंगा ले लिया है जिससे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है।
अभी तुम्हारी जुबानी माफी जिंदा रहने की एक बेताब कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। ये बस उस सजा से बचने की एक चाल है जो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अजय खाने के स्टॉल पर मची अफरा तफरी के बीच गया और जमीन पर बिखरे खाने को नीचे देखा। भाई लोग, तुमने पहले दावा किया था कि तुम रोज 300 डिब्बे वाला खाना बेचते हो। क्या ये खाना गलती से जमीन पर गिर गया? क्या तुमने सच में इसके पैसे दिए थे? कैफेटेरिया का मालिक इस सवाल को ऐसे लपक गया जैसे कोई डूबता हुआ आदमी किसी सहारे को पकड़ लेता है। मैंने ये सब खरीदा था। मैंने देखा कि भाई लॉन्ग वहां खड़े होकर खाना बेचने में कितनी मेहनत कर रहे थे, इसलिए मैंने खास तौर पर यह सारा खाना खरीद लिया ताकि अब दुकान जल्दी बंद करके थोड़ा आराम कर सके। बिना किसी भाव के चेहरे के साथ मैंने पूछा, तो फिर क्या तुम्हें अब भी उम्मीद है कि मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर वो 45,000 युवान दूं? डर के मारे बॉस वांग जमीन पर सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अंधा हो गया था। जब मैंने एक असली दिग्गज को देखा तो उसे पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हें कुत्ते की नजर से देखा। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। अपनी दरियादिली दिखाते हुए मुंह जैसे छोटे आदमी की गलतियों को नजरअंदाज कर दो। बस मुझे एक कीड़े की तरह समझ कर जाने दो। प्लीज मुझे बख्श दो। ठीक है, क्योंकि तुमने इसे खरीदा है तो तुम ही इसे खाओ। वह हैरान होकर जम गया। एना ने भी जमीन पर खाने के ढेर की ओर इशारा किया और हैरानी से पूछा, ये सब खाना है? एक एक निवाला। अजय की आंखों में एक चमक कौधी। उसने उस आदमी के शरीर पर जोरदार लात मारी और दहाड़ा। क्या जो खाना हमारे भाई लॉन्ग ने अपने हाथों से बनाया है, क्या वो तुम्हारे खाने लायक नहीं है? है, बिल्कुल है। मैं इसे अभी खाऊंगा। कैफेटेरिया का मालिक लड़खड़ाते हुए खाने के ढेर की ओर भागा जो अब मिट्टी और कंकड़ पत्थरों से मिल चुका था, और सचमुच एक भूखे आवारा कुत्ते की तरह दिखते हुए जमीन पर रेंगते हुए उसे खाने लगा। वो पागलों की तरह मुट्ठी भर भर कर खाना अपने मुंह में ठूंस रहा था और बड़े बड़े भूखे निवालों में उसे निगल रहा था। मैंने उससे बेपरवाही से पूछा, इसका स्वाद कैसा है? मुंह में खाना भरे हुए वो खुशामद करते हुए बड़बड़ाया, ये बहुत स्वादिष्ट है, सचमुच बहुत स्वादिष्ट। जब ये इतना ही स्वादिष्ट है तो तुम आराम से बैठकर इसे पूरा खत्म क्यों नहीं कर देते? बॉस वांग की हरकतें अचानक थम गई। मामा मामा मालिक, यहाँ 300 लोगों का खाना है। मैं भला इसे पूरा कैसे खत्म कर सकता हूं? ये सुनते ही मेरे भाई तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गए। खत्म नहीं कर सकते हैं? कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उनके मुंह से ये शब्द निकलते ही मेरे दो भाई आगे बढ़े और बेरहमी से बॉसवांग का सिर खाने के ढेर में नीचे की ओर दबा दिया। उसके मुंह से बस दबी दबी सिसकने जैसी आवाजें ही निकल पा रही थी। मैंने पास खड़े उन हट्टे कट्टे गुंडों पर नजर डाली। भाई प्याओ जैसे लोग जो उतने ही ज्यादा डरे हुए थे। तुम लोग इसके साथी हो, है ना? क्या तुम लोग इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आओगे? ये बस एक हल्की फुल्की बेपरवाह सी इशारा था, लेकिन आज है और बाकी लोग तुरंत मेरा मतलब समझ गए। एक एक करके उन्होंने भी उन गुंडों के सिर खाने में नीचे की ओर दबा दिए। आज ही ठंडे भाव से एक तरफ खड़ा था। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो वो सीधे नरक की गहराइयों से आ रही हो। खाओ एक एक निवाला, अपनी प्लेटें पूरी तरह साफ कर दो। बेहतर होगा कि तुम अब भी पेट भरकर खा लो, क्योंकि अब तुम एक लंबे सफर पर निकलने वाले हो। उस एक सीधे साधे वाक्य ने कैंटीन के बॉस और उसके गुंडों को इतना ज्यादा डरा दिया कि उनकी तो जान ही निकल गई। बॉस वांग, हम किसके सफर पर निकलने वाले हैं? हम कहां जा रहे हैं? दरअसल हमारी कंपनी के अफ्रीका में कई हीरे की खदानें हैं, लेकिन वह जगह बहुत ही मुश्किल है। वहां लगातार युद्ध और जानलेवा बीमारियां फैली रहती है, इसलिए वहां काफी लोगों की मौत हो चुकी है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद तुम बस अपना एक हाथ या पैर ही घुमाओगे। 10 साल तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद शायद तुम जिंदा वापस लौट पाओ, और अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो खैर निश्चिंत रहो। हमारी कंपनी बहुत ही इंसानियत पसंद है। कम से कम हम यह पक्का करेंगे कि तुम्हारी राख स्कूल को लौटा दी जाए। ये सुनकर कैफेरिया का बॉस और उसके हट्टे कट्टे गुंडे फूट फूट कर रोने लगे और पूरी तरह से टूट गए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। प्लीज, क्या हम यहीं नहीं रह सकते? बेशक आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन युवांडा ग्रुप के पास ऐसे 1000 तरीके हैं जिनसे वो ये पक्का कर सकता है कि आप खुद रोते गिड़गिड़ाते हुए वहां भेजे जाने की भीख मांगे। कैफेटेरिया मैनेजर पूरी तरह से घबरा गया।
घुटनों के बल गिरकर वो फर्श पर रेंगते हुए मेरी की तरफ बढ़ा। हाय लॉन्ग लॉर्ड ड्रैगन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूं। मुझे विदेश के किसी दूर दराज के इलाके में मत भेजिए। मैंने सुना है कि वहां के हालात बहुत ही बुरे हैं। वह इंसानों के रहने लायक जगह नहीं है। वहां भेजे गए आदमियों के या तो बम धमाकों में चिथड़े उड़ जाते हैं और उनके शरीर का आधा हिस्सा उड़ जाता है, या फिर वहां के स्थानीय उग्रवादी सड़कों पर उनके हाथ पैर काट डालते हैं। हमारा एक समझौता हुआ था। आपको सिर्फ उन देशों के सस्ते काम चलाऊ स्थानीय लोगों का इस्तेमाल करना था। आप मुझे वहां कैसे भेज सकते हैं? मैं तो इसी देश का नागरिक हूं। एक चीनी नागरिक? मैंने तो बस एक छोटी सी गलती की थी। इसकी सजा इतनी कड़ी तो नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हारे चचेरे भाई हैं। क्या इसीलिए तुम इतनी मनमानी करते हो? तुम्हारी शिकायत कई बार की गई है, फिर भी तुम हर बार बच निकलते हो। असल में जिन माता पिता ने तुम्हारी शिकायत की थी, उनके बच्चों को किसी ना किसी बहाने से स्कूल से निकाल दिया गया। क्या इसमें कोई सच्चाई है? उसने मुश्किल से अपनी लार निगली और उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर भटकने लगी। खैर, ये तो उनकी अपनी गलती थी। उनके बच्चों के ग्रेड बहुत खराब थे और उनमें किसी सरकारी स्कूल में दाखिला पाने की काबिलियत नहीं थी। वे हमारे जैसे प्राइवेट स्कूल में आए, फिर भी उनमें हंगामा करने की हिम्मत थी। क्या उन्हें सबक सिखाना मेरा सही कदम नहीं था? ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजर में ताकतवर का कमजोर को दबाना ही दुनिया का स्वाभाविक नियम है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, तो मैं भी तुम्हें अपनी मर्जी से दबा सकता हूं? भाई रोंग, मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने धीरे से उसके तेल लगे कंधे पर थपकी दी और फिर एक गहरी सांस ली। यह बच्चे अपने शारीरिक विकास के एक बहुत ही अहम दौर से गुजर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिजनेस में मुनाफे को सबसे ज्यादा अहमियत देना पूरी तरह से सही है, लेकिन जब बात इन देश के फूलों की आती है तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत इंसानियत तो दिखानी ही चाहिए। अब आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ नरमी से पेश आऊं, लेकिन क्या आपने उस समय उन बच्चों के साथ जरा भी नरमी बरती थी? अगर आपने उन्हें इतनी बुरी तरह से मजबूर ना किया होता तो कौन सा समझदार बच्चा अपनी मर्जी से एयर कंडीशन स्कूल कैफेरिया छोड़कर चिलचिलाती धूप में धूल भरी सड़क के किनारे बैठकर डिब्बे में बंद खाना खाता? मुझसे गलती हो गई। इससे पहले कि कैफेटेरिया का मालिक अपनी बात पूरी कर पाता, मेरे आदमियों ने, जिनके चेहरों पर कोई भी भाव नहीं था, उसे घसीटकर वहां से हटा दिया। उसके रोने चिल्लाने की आवाजें धीरे धीरे दूर होती गई। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा आज ने अंदाजा लगाया था। तब तक आना के दोस्त बुरी तरह से कांप रहे थे और मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। लाल बालों वाली लड़की शियावली बहुत ही दयनीय ढंग से रो रही थी और उसके चेहरे पर आंसुओं की बूंदें बनी हुई थी। अंकल, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम फिर कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। मेरा इरादा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं था। आखिर तुम अभी भी बच्चे ही तो हो। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूं, मन लगाकर पढ़ाई करो। अपना समय उन चीजों को पूजने में बर्बाद मत करो जो खोखली, बेमतलब और पूरी तरह से दिखावटी है, और स्कूल की चारदीवारी के अंदर खुद को बहुत बड़ा 30 मार्का समझने की और झगड़े मोल लेने की कोशिश मत करो। गुट बनाना, अपने आसपास तथा कथित कसम खाए भाइयों का झुंड जमा करना। तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम बहुत बड़े तोप हो, कि तुम बहुत दबंग और प्रभावशाली दिखते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जिस पल तुम असली दुनिया में कदम रखोगे, ये बुरी आदतें, सड़कों का ये तथाकथित कायदा तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं करेंगी। वो बेकाबू होकर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू और नाक से बलगम बह रहा था। अगर तुम अब भी मेरी बेटी से मिलने और उसके साथ घूमने आना चाहते हो तो पहले अपने उन भद्दे बदनामी वाले बालों को वापस किसी सामान्य रंग में रंग लेना। ठीक है? वो सिसकते हुए सिर हिलाया। उस पल वो अपने अंदर उमड़ रहे डर और शर्म को और दबा नहीं पाया। उसके पैर सुन्न पड़ गए और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने एक गहरी सांस ली और उन पर और ध्यान नहीं दिया। चुपचाप जमीन पर पलटे हुए ठेले को साफ करने के काम में जुट गया। मैंने हमेशा एक सादा और गुमनाम जिंदगी जीने का इरादा किया था।
अगर उन्होंने मुझे बार बार उकसाया ना होता, अगर उन्होंने बार बार मेरी सहनशीलता की सीमा पार ना की होती, तो मैं कभी भी दोबारा इस तरह खुद पर लोगों का ध्यान खींचना नहीं चुनता। यह देखकर कि मैं खुद झुककर वो गंदगी साफ कर रहा हूं। मेरे आदमी तुरंत मेरी तरफ दौड़े आए और चीजों को वापस ठीक करने में मेरी मदद करने लगे। जब मैं सफाई कर रहा था, तो मैंने आज ही से पूछा, बाहरी लोग मुझसे इतना डरते क्यों हैं? वे ऐसा दिखाते हैं जैसे हमारा युवांडा ग्रुप कोई अंडरवर्ल्ड का गैंग हो। मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। शायद इसलिए क्योंकि हम बस बहुत ज्यादा अमीर हैं। मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा। जब ठेला पूरी तरह से ठीक ठाक हो गया, मैंने आना को हाथ हिलाकर इशारा किया, जो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, कि वह मेरे साथ घर चले। आनंद चुपचाप मेरे बगल में चलता रहा और बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता रहा, क्योंकि हमारे पीछे अभी भी बिना कोई आवाज किए और जाने से इनकार करते हुए आज का लगभग 100 आदमियों का ग्रुप चल रहा था, जो सबसे वफादार अंगरक्षकों की एक टुकड़ी की तरह लग रहे थे। मैंने उसे वो अकेला बेंटो बॉक्स थमा दिया, जो उस मुश्किल घड़ी में पूरी तरह से सुरक्षित बचा रह गया था। कितनी अफसोस की बात है, मैंने कहा, वो बेंट हो जो मैंने असल में तुम्हारे लिए बनाया था। मैंने तो चावल के ऊपर गाजर और हरी मटर को बड़े प्यार से सजाकर दिल का आकार भी बनाया था। आनंद ने वो भारी बेंटो बॉक्स ले लिया और अपनी आंखों के कोनों में बचे हुए आंसू पोंछ लिए। मुझे सच में लगा था, मुझे लगा था कि आज हम मर जाएंगे। उसने धीरे से कहा, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम एड्रिवर ड्रैगन हो। मैंने उसकी तरफ देखा और प्यार से पूछा, तुम वहां इतने डरे हुए थे, तो फिर तुम बार बार मेरे आगे क्यों आ रहे थे? उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। चाहे मैं तुमसे कितनी भी नाराजगी क्यों ना रखूं इस बात के लिए कि तुम 15 सालों तक मेरी जिंदगी से गायब रहे, लेकिन आखिर तुम मेरे पिता ही तो हो। तुम वही इंसान हो जिसके इंतजार में, जिसकी यादों में मेरी मां ने वे सारे दिन और रातें बिता दी। मैं गहरी राहत महसूस करते हुए मुस्कुराया। पिछले 15 साल मैं तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए एक अच्छा पिता और पति नहीं बन पाया, लेकिन अब से मैं तुम दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आनंद थक गया था। वह सड़क के किनारे रखे एक पत्थर के टुकड़े पर बैठकर अपने पैरों को आराम देना चाहती थी। मैंने जल्दी से अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और उसके लिए उस पत्थर के टुकड़े से धूल को बड़े ध्यान से पोंछ दिया। जब वह बैठ गया तो मैंने उसके लिए उसका बंटू बॉक्स भी खोल दिया। मैंने उसे चॉपस्टिक्स थमा दी और एक पिता के तौर पर वो सब कुछ करने की कोशिश की जो मुझे करना चाहिए था, ताकि पिछले 15 सालों की कमी को पूरा कर सकूं। आनंद ने चॉपस्टिक्स तो ले ली, लेकिन उसने तुरंत खाना शुरू नहीं किया। मुझे बताओ, उसने पूछा, उस समय असल में हुआ क्या था? वह पूरी कहानी जिसमें तुमने अकेले ही 1000 आदमियों का सामना किया था। मैं वो सुनना चाहता हूं। आनंद की आंखों में देखते हुए जो जिज्ञासा और तारीफ दोनों से भरी हुई थी। मैं खुद को अतीत की यादों में खोया हुआ पाया। 15 साल पहले मेरे भाइयों, आज और बाकी साथियों, और मैंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी और उस चीज की नींव रखी थी जो आगे चलकर युवांडा ग्रुप बनने वाला था। मेरे भाई आज और बाकी साथी और मैंने मिलकर बिल्कुल जीरो से शुरुआत की और एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जो आगे चलकर युवांडा ग्रुप बनी। हम बस ईमानदारी से अपना काम करना चाहते थे और अपने परिवारों का पेट पालने के लिए रोजी रोटी कमाना चाहते थे। लेकिन उस समय का सामाजिक माहौल आज जैसा शांत बिल्कुल नहीं था। उस पूरे इलाके पर एक ताकतवर अपराधी गैंग का राज चलता था। जब उन्होंने देखा कि हमारा काम खूब खल खूल रहा है, तो उन्होंने बार बार लड़ाई हथकंडे अपनाकर हमारे काम में दखल देने की कोशिश की और हमारे भाइयों को चोट पहुंचाई। हम सब उनसे दिल से नफरत करते थे और उन पर पूरी ताकत से हमला करने के लिए बेताब थे। एक ऐसी लड़ाई जिसमें जान भी जा सकती थी। फिर भी मैंने अपने भाइयों को याद दिलाया कि हम सबके परिवार हैं, जिनकी हमें देखभाल करनी है। ऐसे खूंखार अपराधियों से सीधे सीधे भिड़ने का मतलब होगा अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना। इसके बजाय मैंने तर्क दिया, हमें इस सिद्धांत पर चलना चाहिए कि चोरों को पकड़ने के लिए उनके लीडर को पकड़ो। मैं अकेला जाकर उनके बॉस को खत्म करूंगा। आनंद ने मुश्किल से अपनी आवाज और सिर हिलाया। मुझे पता है, मैंने अपनी मां की सहेलियों से तुम्हारी कहानी दबी जुबान में सुनी है कि कैसे तुम्हें तब तक परेशान किया गया जब तक तुम बिल्कुल बेबस होकर एक कोने में नहीं सिमट गए। जवाब देने के लिए तुमने पर्चियां निकालकर ये तय करने का फैसला किया कि कौन उस आत्मघाती मिशन पर जाएगा।
एक ऐसा काम जिसमें जान जाने की 99% संभावना थी और वह पर्ची तुम्हारे ही नाम निकली। मैंने आना से पूरी ईमानदारी से बात की। सच तो यह है कि उस मिशन पर जाने से पहले, उस जानलेवा पर्ची को निकालने से भी पहले मैं डर और आशंका से भरा हुआ था। मुझे चिंता थी कि अगर मैं मारा गया तो किसी की जान लेने का भारी कर्म दोष मेरी आत्मा को शांति नहीं देगा और ना ही मुझे दोबारा जन्म लेने देगा। इसीलिए मैंने खुद को क्षित गगर्भ बोधिसत्व की तस्वीरों से पूरी तरह लपेट लिया था और प्रार्थना की थी कि बुद्ध की कृपा मेरे पापों को धो देगा और मुझे अगले जन्म में फिर से इंसान के रूप में जन्म लेने का मौका देगा। मैंने अनान को बिना कुछ छिपाए 15 साल पहले हुई उन घटनाओं का हर खूनी ब्यौरा सुनाया, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे मैंने अपने शरीर के चारों ओर लोहे की मोटी मोटी चादरों की कई परतें कसकर बांध ली थी, क्योंकि ऐसी योजना से मेरी आवाजाही बहुत सीमित हो जाती। इसलिए मैंने एक तरीका अपनाया, शायद थोड़ा अजीब लेकिन निश्चित रूप से असरदार। मैंने खुद को उस युद्ध के मैदान की रेत में दफना लिया जहां से मेरे दुश्मन को गुजरना ही था। मैंने सांस लेने के लिए बस एक पतली नली बाहर छोड़ रखी थी। जब आखिरकार उसका काफिला वहां पहुंचा तो वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और पेशाब करने लगा। ठीक मेरे सिर के ऊपर खड़े होकर सही मौका देखते ही मैंने अपनी चाकू ऊपर की ओर जोर से मारी, जो उसके कमर के नीचे के हिस्से में जा लगी और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। फिर मुझे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। मैं अकेला खड़ा था उस रेतीले मैदान में, हजारों पागल गुंडों के सामने बस एक अकेला आदमी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मुझे कितनी बार चाकू मारा गया। मुझे बस वह भयानक दर्द याद है जो मेरे पूरे शरीर में फैल रहा था और खून की भारी मात्रा बह जाने के कारण होने वाला वह चक्कर जैसा एहसास। शुरू में मेरे हमलावर हैरान थे कि मैं इतना दर्द कैसे सह पा रहा हूं, लेकिन फिर किसी ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, जिससे चादर जैसी धातु की परतें दिखाई देने लगी, जिन्हें मैंने मध्य युगीन शूरवीर के कवच की तरह अपने शरीर पर लपेट रखा था। गुस्से से पागल होकर उन्होंने तो यहां तक कोशिश की कि रेत के गड्ढे में मौजूद भारी मशीनों लोडर्स को चालू करके मुझे कुचल कर मार डाले। खुशकिस्मती से पुलिस ठीक समय पर पहुंच गई और मैं बच गया। उस दिन से लोग मुझे नदी पार करने वाला ड्रैगन कहने लगे। फिर भी उस नाम के लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी। आत्मरक्षा में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने और एक बड़ी लड़ाई में शामिल होने के आरोप में मुझे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचकर मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से वीरान और खाली। जब तक कि तुम्हारी मां मुझसे मिलने नहीं आई और उसने मुझे बताया कि हमारा एक बच्चा होने वाला है, तभी मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आई, ताकि मैं अपनी आंखों से तुम्हें बड़ा होते देख सकूं। मैंने जेल के अंदर रहते हुए भी पूरी लगन से सुधार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आखिरकार मुझे एक आदर्श कैदी के तौर पर पहचान मिली और मुझे तय समय से 5 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। ये सब इसलिए किया ताकि मैं वो दिन न चूक जाऊं जब तुम बड़ी होकर एक समझदार इंसान बनोगी। अनान ये सब सुनकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन क्यों? मां ने इन इतने सालों में मुझे इस बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? ओह, तुम कितनी भोली बच्ची हो। वो एक बहुत ही बेरहम अपराधी गैंग था। एक ऐसा गैंग जो किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता था। हम भला उसके बारे में बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? हमें इस बात का बहुत डर था कि उनके बचे हुए लोग हमसे बदला लेने के लिए हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। हमने तो आज और दूसरों को भी तुम्हारी मां की आर्थिक मदद करने की हिम्मत नहीं करने दी। तुम्हारी असली पहचान बताने की तो बात ही छोड़ो। हमें बस इस बात का बहुत डर था कि कहीं तुम पर और तुम्हारी मां पर कोई आफत ना आ जाए। तो फिर अब जब तुम वापस आ गए हो तो भी मुझे सच क्यों नहीं बता रहे? मैंने अपने पीछे खड़े भाइयों के समूह की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो अभी भी चुपचाप हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि 15 साल बीत जाने के बाद भी हर कोई आज भी मुझे अपना चेयरमैन मानकर पूरे दिल से मेरा साथ क्यों देता है? आज जो हमारे पीछे चल रहा था आगे आया, मिस, उसने कहना शुरू किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय भाई लॉन्ग के मन में कोई भी स्वार्थी विचार नहीं था। हम में से हर किसी के बुजुर्ग माता पिता थे जिनकी देखभाल करनी थी और छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें पालना था। जब वह जेल चले गए और हम उनके निजी सामान को देख रहे थे, तब हमें पता चला कि उन्होंने जानबूझकर उस जानलेवा संकट से जुड़े पैसों के मामले में हेरफेर की थी। उस मामले में शामिल सारा पैसा असल में बेकार पैसा था।
ऐसा पैसा जिसे उन्होंने पूरी तरह से पहुंच से बाहर कर दिया था। शुरू से ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि हम बाकी लोगों को बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान कर देंगे। मैंने आना को एक मीठी कड़वी मुस्कान दी। उस समय मुझे पता ही नहीं था कि तुम इस दुनिया में हो। अगर मुझे उस समय पता होता कि वह तुम्हें अपने गर्भ में पाल रही है तो मैं कभी भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करता। कभी भी अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ने जैसा इतना घिनौना और नीच काम नहीं करता। मैं हम सबके लिए एक रास्ता बनाना चाहता था। मैंने अनान को एक कड़वी मुस्कान दी। उस समय मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा भी कोई अस्तित्व है। अगर मुझे पता होता कि वह तुम्हें पहले से ही अपनी कोख में लिए हुए हैं तो मैं कभी भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करता। कभी भी अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ने जैसा घिनौना काम नहीं करता। मेरे नजरिए से मैंने सचमुच तुम्हारी मां को छोड़ने का ही फैसला किया था। और ठीक इसी गहरे रग-रग में समा हुए पछतावे की वजह से मुझे लगता है कि मेरे पास तुम दोनों के सामने सब कुछ कबूल करने का कोई चेहरा ही नहीं बचा है। ठीक है, अब तुम सब मेरा पीछा करना बंद करो। वापस जाओ और तुरंत कंपनी के मामले संभालें। आज का रवैया तनावपूर्ण और अजीब हो गया। उसने मदद के लिए मिस आनान की ओर गिड़गिड़ाते हुए देखा। भाई लॉन्ग युवांडा वापस जाने से इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो वफादारी और भाईचारे को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन 15 साल पहले हम कमजोर और छोटे थे और उनकी पनाह में छिपने पर मजबूर थे ताकि हमें उनकी सुरक्षा मिल सके। अब 15 साल बाद आखिरकार हमारी बारी आई है कि हम इस भारी एहसान का बदला चुकाएं। प्लीज मिस आनान, भाई लॉन्ग को मनाइए कि वो युवांडा वापस जाए और पूरी बागडोर अपने हाथ में ले। माथे पर बल डालते हुए मैंने पक्के इरादे से कहा, तुम सबको यहां से जाना होगा। मैंने उस समय जो कुछ भी किया था उसके बदले में तुमसे किसी भी तरह के एहसान की उम्मीद नहीं की थी। अचानक आनान बोल पड़ी। उसकी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। डैड, मैं एक अमीर बाप की बेटी बनना चाहती हूं। मैं हक्का बक्का रह गया। आना बहुत ज्यादा बेचैन हो गई। वो खड़ी हुई मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जोर जोर से झोरने लगी। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो बस एक अमीर बच्चा बनना चाहता हूं। तुम 15 साल जेल में रहे और तुमने मां और मुझे पहले ही 15 साल तकलीफें दी है। अब जब लोग हमारे दरवाजे पर आकर तुम्हारा एहसान चुकाने की पेशकश कर रहे हैं तो क्या एक अमीर लाड प्यार वाली औरत की तरह जीना बहुत बढ़िया नहीं होगा? उसने पूछा, लेकिन यह तो एक आदमी के उसूलों और इज्जत का मामला है, अपने भाई के लिए खड़े होने का। मैं इसे पैसों में कैसे तोल सकता हूं या इसे किसी इनाम के तौर पर कैसे कबूल कर सकता हूं? उसने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अचानक नफरत की एक ऐसी झलक दिखाई दी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे तुम्हारी भाईचारे की बातों या तुम्हारी मर्दाना इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने आज इसे ठुकरा दिया तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नफरत करूंगी। इसका मतलब यह होगा कि अपने बेतु के घमंड की खातिर तुमने खुद ही मां और मेरे दोनों के लिए एक आराम भरी खुशहाल जिंदगी जीने का मौका बर्बाद कर दिया। मैं हिचकिचाया, मेरा दिल अंदरूनी कशमकश से टूट रहा था। कुछ देर बाद मैंने अपनी बेटी की पक्की नजर से नजर मिलाई। आखिर में मैं आज और दूसरों की तरफ मुड़ा और कहा, अगर तुम सच में मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो क्या तुम उस स्कूल की कैंटीन को खरीदने का कोई तरीका ढूंढ सकते हो और मुझे उसे चलाने दे सकते हो? ये सुनकर मेरे भाई तुरंत गुस्से से भर गए। भाई लॉन्ग, एक मामूली सी स्कूल कैंटीन ये तुम्हारी शान के बहुत नीचे है। यह तुम्हारी हैसियत की बेइज्जती है। इसके बजाय ये कैसा रहेगा? हमारे युवांडा ग्रुप की अलग अलग जगहों पर कुल 25 कर्मचारियों की कैंटीनें हैं। हम उन सभी का ठेका तुम्हें दे देंगे। हम अभी कागजात पर दस्तखत कर देंगे ताकि तुम तुरंत काम संभाल सको। और किराए की बात तुम ग्रुप को अगले साल पैसे दे देना जब तुम्हें मुनाफा होने लगे। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि तुम मुझे ये सब मुफ्त में दे रहे हो? मैंने पूछा, भाई लॉन्ग, हम ऐसे भाई हैं जिन्होंने एक साथ मौत का सामना किया है, फिर ऐसी छोटी मोटी बातों पर क्यों बहस करना? मैं एक बार फिर मना करना चाहता था, लेकिन जिस पल मैंने आना की आंखों में उम्मीद भरी चाहत देखी, मैं अपनी उस बची खुची मर्दाना इज्जत को जिसे मैं अभी चिपका हुआ था बस एक तरफ रख सका। कुल 26 कैफेरिया के कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के एक महीने बाद मैंने सामान ढोने के लिए एक पुरानी गाड़ी खरीदी। फिर मैंने 2 एकदम नई गाड़ियां खरीदी, एक मेरी पत्नी के चलाने के लिए और दूसरी जो पूरी तरह से क्रिस्टल से जड़ी हुई थी आन के कमरे की सजावट के लिए।
उनके चेहरों पर छलकती सच्ची और दिल से निकली खुशी देखकर मैंने मन ही मन सोचा, छोड़ो भी। अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण कर पाना और ये सुनिश्चित करना कि वे सबसे बेहतरीन जिंदगी जिए, ये किसी भी और चीज से ज्यादा मायने रखता है। जहां तक उस इज्जत की बात है जिनसे पुरुषों के बंधे होने की उम्मीद की जाती है, तो अगर मुझे उन्हें खोना भी पड़े तो कोई बात नहीं। आना अब वह बाकी और बिगड़ल लड़की नहीं रही जो वो पहले हुआ करती थी। उसने अपनी संदिग्ध दोस्तों की टोली से खुद ही नाता तोड़ लिया है और अब पूरी गंभीरता से अपनी पढ़ाई में जुट गई है और उसके ग्रेड भी लगातार बेहतर हो रहे हैं। उसने मुझे बताया कि उसका लक्ष्य देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर मेरी पढ़ाई करना है, ताकि भविष्य में वह मेरे नक्शे दम पर चल सके और इस विशाल पारिवारिक कारोबार को संभालने में मेरी मदद कर सके। अपनी बेटी को एक इतनी संस्कारी और समझदार युवती में बदलते देखकर मैं भावनाओं से भर गया और मुझे गहरी संतुष्टि का अनुभव हुआ। उस दिन के बाद से दुनिया के लिए वो खूंखार रिवर क्रॉसिंग ड्रैगन अब अस्तित्व में नहीं रहा। अब तो बस एक साधारण सा कैफेटेरिया मालिक बचा था जो अपनी पत्नी और बेटी से बेइंतहा प्यार करता था।